प्यार से होती हुई पेशानी तकाई तलवार. Okay, 46% of British Muslims being sympathetic to Hamas is unacceptable. इस वीडियो में एक ब्रिटिश कह रहा है कि 46% ब्रिटिश मुसलमानों की हमास के प्रति सहानुभूति बिल्कुल अस्वीकार्य है। ऐसे नस्लवाद, समलैंगिकता, अधिनायकवाद और हिंसक जिहाद के समर्थन को ब्रिटेन से बाहर करना होगा। मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये लंदन का फुटेज है, गाजा का नहीं। ये ट्वीट कल हुआ था। ये एक ब्रिटिश है और अपने देश के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। इस ट्वीट के आने के बाद ट्विटर यानी एक्स पर ब्रिटिश मुस्लिम करके एक ट्रेंड चल पड़ा। इस ट्रेंड में एक अगला वीडियो भी आया जिसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर इफ्तियार पार्टी चल रही थी। ट्वीट करने वाले ने लिखा है कि ब्रिटेन की 300 से अधिक मस्जिदें क्या इफ्तार के लिए पर्याप्त नहीं है जो इस्लामिक इफ्तियार पार्टी चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर देनी पड़ रही है। और आगे लिखा कि इंग्लैंड का चर्च इस्लामवाद की भेंट चढ़ चुका है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। कभी आधी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटिश अब अपने ही घर में निराश है। उनकी निराशा का कारण है ब्रिटेन में बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या, जिस पर वहां से कुछ ब्रिटिश लिख रहे हैं कि यदि आप में से किसी ने चर्च में जाने की जहमत उठाई होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अपने चर्च खाली छोड़ दिए, वो आकर अंदर बैठ गए तो शिकायत क्यों? हर रविवार को चर्च में जाओ तभी कुछ हो सकता है। इसके बाद बहुत सारे ट्वीट देखने को मिले। एक ट्वीट में पाकिस्तानी मूल का सादिक खान इख्तियार की दावत उड़ा रहा है। इस क्लिप पर लिखते हुए एक ने कहा कि लंदन के मेयर और विधानसभा चुनाव 2 मई को होंगे। इस्लामवादी दुष्ट सादिक खान हमारी राजधानी को नष्ट कर रहा है और इसे तीसरे विश्व युद्ध क्षेत्र में बदल रहा है। एक अन्य ट्वीट में लंदन के अंदर की एक भीड़ भरी रैली को दिखाया और लिखा कि हमास आतंकवादी, अबू अबेदा के प्रशंसक मुसलमान, हम इस भीड़ को अपनी सड़कों पर अल दीन अल कसम आतंकवादी का महिमा मंडन करने की अनुमति क्यों देते हैं? हमारी सरकारें कमज़ोर और गैर जिम्मेदार क्यों हैं? इन ट्वीट से साफ है कि ब्रिटेन अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। वहाँ अब खुलेआम आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जा रहा है। हालात ये है कि नकाब और हिजाब देखे बिना घर से निकलना मुश्किल है। शुक्रवार यानी जुम्मे को मुस्लिम मस्जिदों से निकलकर सड़कों के किनारे आ जाते हैं। पूर्वी लंदन में तो मेलिसा और माइकल की तुलना में स्कूल रजिस्टर में मोहम्मद और आसिफा जैसे नामों को कहीं अधिक बार बुलाया जाता है। 2021 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में 3.9 मिलियन मुस्लिम हैं। इनमें से 1.3 मिलियन लंदन में रहते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ब्रिटेन में लगभग 6.5% है। ये लंदन की आबादी का 15% है। शायद ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुसलमान लंदन में अधिक मस्जिदों की मांग कर रहे हैं। साल 2005 में मुस्लिम पार्टी के अध्यक्ष आसिफ अजीज ने लंदन के वेस्ट एंड के मध्य में प्रतिष्ठित ट्रोकाडोरो इमारत खरीदी। ये लंदन की प्रसिद्ध इमारत थी। फिर धीरे धीरे इसमें नमाज शुरू कर दी। साल 2020 में तो इमारत एक हिस्से को मस्जिद में बदलने की योजना बना डाली, जिससे खुश होकर मुस्लिम समुदाय ने वहाँ पर खूब जश्न मनाया। जब ये हुआ तो वहाँ के एक ईसाई समूह ब्रिटेन फर्स्ट ने इस मस्जिद के निर्माण के खिलाफ एक याचिका डाल दी। कुछ दिन काम रुक गया, लेकिन अब 4 साल बाद मस्जिद की योजना आखिरकार आगे बढ़ ही रही है। इसके अलावा वेस्टमिंस्टर में मुसलमानों की संख्या हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। 2011 में 12% से बढ़कर 2021 में लगभग 15% हो गई है। इसके अतिरिक्त भी पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम बिरतानी लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन्हें वहाँ ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाता है, अर्थात वो गिरोह जो गैर मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करते हैं या उनकी तस्करी कर देते हैं। यानी जिन्हें भारत में लव जिहाद कहा जाता है, वहाँ इसे ग्रूमिंग जिहाद कहा जाता है। ब्रिटेन की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रूमिंग जिहाद साल 1997 के आसपास शुरू हुआ और 2013 तक बड़े स्तर पर चलता रहा। ऐसा नहीं है कि फिर रुक गया, आज भी चल रहा है। ग्रूमिंग जिहाद के हर केस में एक आम ही बात है कि पकड़ा गया हर आरोपी पाकिस्तानी मूल का होता है। इसमें भी ज़्यादातर जिहादी टैक्सी चालक है। वे स्कूलों, केयर सेंटर, घरों में रहने वाली अकेली बच्चियों को निशाना बनाते हैं। महंगी गाड़ियों में लिफ्ट, पार्टी, घूमने फिरने का लालच देते हैं। लड़की को पहले बाकायदा भरोसे में ले लेते हैं, उसके बारे में हर जानकारी निकलवा लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और फिर उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग यानी वेश्यावृत्ति की ओर धकेल देते हैं, दूसरे शहरों या देशों में बेच देते हैं।
थोड़े समय पहले इंग्लैंड के दक्षिण यॉर्कशायर के रोदरहम शहर में ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा यौन उत्पीड़न कांड हुआ था, जिसमें संगठित तरीके से पूरे शहर में अंग्रेज लड़कियों को निशाना बनाया गया। पहले दोस्ती का झांसा, फिर नशे की लत और आखिर में बलात्कार। एक दो नहीं, करीब 1400 लड़कियों के साथ ये सब किया गया और पीड़िताओं की उम्र 16 साल तक पाई गई। और विडंबना ये देखिए कि हर केस में पाकिस्तानी पकड़े जाते रहे। सबसे पहले ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स के एक रिपोर्टर एंड्रयू नॉरफॉक ने 2003 में रोदरहम शहर की इन घटनाओं का खुलासा किया। बवाल मचा, यूरोप के टीवी चैनल चिल्लाए, पीड़ित लड़कियों के धड़ाधड़ इंटरव्यू होने लगे, वो अपने दुखड़े सुनाती, लोग द्रवित होते। लेकिन दो बातों ने पुलिस के हाथ बांध दिए, एक तो सबूत ना होना और दूसरा राजनीतिक बंदिशें। पाकिस्तानी रेप कर रहे थे तो वामपंथी उनके बचाव में उतर गए। पुलिस पर रंगभेद के आरोप लगाए जाने लगे, अल्पसंख्यक का विक्टिम कार्ड खेले जाने लगा, इस्लामोफोबिया का एजेंडा सेट कर दिया गया और ग्रूमिंग जिहादियों के बचाव में वहां के पाकिस्तानी सड़कों पर उतरने लगे, जबकि पुलिस प्रशासन के हाथ ये जानकारी लग चुकी थी। इन अपराधों के पीछे पाकिस्तानी है, लेकिन रोदरहम की पुलिस और दूसरे अफसर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह भी डर था कि कार्रवाई होने पर दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो सकता है। नतीजा ये निकला कि एक तरह से पाकिस्तानियों को मनमानी करने की छूट मिल गई। मामले बढ़ते चले गए। 9 मई साल 2012 में डेक्कन हेराल्ड में खबर छपी कि 50 गोरी ब्रिटिश लड़कियों से रेप के आरोप में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग को जेल। मामला काफी ओपन हो चुका था। न्याय के लिए ब्रिटेनी लोग सड़कों पर थे, सरकार पर दबाव था। इसके बाद साल 2013 में एक महिला अधिकारी एलेक्स जे को मामले की स्वतंत्र जांच का जिम्मा सौंप दिया। वो स्कॉटिश सरकार की चीफ सोशल एडवाइजर की जिम्मेदारी निभा चुकी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि काफ़ी तैयारी के बाद एक लड़की सबूत देने को तैयार हुई है, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये मैसेज उन्हीं लोगों ने भेजा था जिन्होंने इतने दिनों तक उसका रेप किया। उन लोगों ने खुलेआम धमकी दी थी कि उस लड़की की छोटी बहन उनके पास है, बताने की जरूरत नहीं है कि वो सबूत फिर पुलिस के पास नहीं पहुंचे। मसलन सब कुछ फिल्मी अंदाज में चल रहा था। ब्रिटिश नेताओं को डर था सियासी नुकसान का। पुलिस अपनी छवि को लेकर परेशान थी। इस तरह अपराध करने वालों को पूरा मौका मिल रहा था, जबकि आधुनिक इतिहास की ये पहली घटना है जहां इतने बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से बलात्कार को अंजाम दिया गया, मानो ये कोई मिशन हो और निशाने पर हो ब्रिटिश लड़कियां। ये मामले ब्रिटिश अखबारों से लेकर सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रहे थे। यानी एक तरफ जहां पाकिस्तानियों पर आरोप तय हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर मामले दोहराए जा रहे थे। एक वामपंथी सांसद ने तो भाषण दिया कि इस मामले को तूल देकर कुछ लोग ब्रिटेन के बहुसांस्कृतिक ढांचे को हिलाना चाहते हैं। यानी बयान की आड़ में दंगों की चेतावनी को यह एक पूरी धमकी थी। जब ये सब हुआ तो फोर्ब्स में एक लेख छपा और पूछा कि ब्रिटिश पुलिस ने 1400 रोदरहम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पाकिस्तानी गिरोह की उपेक्षा क्यों की, जबकि बड़े पैमाने पर बाल शोषण की एक से एक कहानी सामने आ रही है। मामलों को एक एक करके दबाया जाने लगा, किंतु 10 दिसंबर साल 2017 को द वीक में फिर एक खबर छपी। खबर का शीर्षक था कि ब्रिटेन में गोरी लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर रेप करते पाकिस्तानी मूल के सेक्स गिरोह। जब ब्रितानी लड़कियों के शिकार, शोषण, तस्करी की कहानी गूंजने लगी, तब अचानक 27 नवंबर साल 2018 में एक खबर ने मानो फिर से तहलका मचा दिया। ये खबर डेली मेल के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, जिसका शीर्षक था कि ब्रिटिश सिख लड़कियों का यौन शोषण कर रहे हैं पाकिस्तानी। डेली मेल के अनुसार युवा सिख महिलाओं को ग्रूमिंग जिहाद का शिकार बनाने में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गिरोह का हाथ मिला था। विडंबना ये देखिए कि खालिस्तान का नाम लेकर खुद को सिख बताने वाले वो संगठन जो बार बार इंडियन हाई कमीशन के बाहर बवाल मचाते हैं, एक बार भी इन सिख बच्चियों के लिए पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर नहीं गए, जबकि उस दौरान ब्रिटेन में गेट आउट पाकिस्तान अभियान बड़े स्तर पर चल रहा था और करीब 12 ब्रितानी लड़कियों से रेप के जुर्म में 20 पाकिस्तानियों को जेल भी हुई थी। उनमें सभी पीड़िताएं किशोर उम्र की थी। सभी को नशा दिया गया था। इसके बाद किसी लड़कियों को कार पार्किंग में ले जाकर तो किसी को वीरान इलाके में ले जाकर रेप का शिकार बनाया गया था। यानी लंदन का तेजी से बढ़ता इस्लामीकरण लगभग पूरा हो गया है। राजधानी में सैकड़ों आधिकारिक शरिया अदालतें चल रही है, मस्जिदें खुल रही है। मौलाना सैयद रजा रिजवी जैसे लोग हैं जो अब खुलेआम लंदनिस्तान बनाने की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि लंदनिस्तान 423 नई मस्जिदों के साथ ईसाई धर्म के चर्च के खंडरों पर बनाया जा रहा है।
या लंदन में कई प्रतिष्ठित ईसाई चर्चों को मस्जिदों में बदल दिया गया है। गैस्टोन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हयात यूनाइटेड चर्च को मिस्र समुदाय द्वारा मस्जिद में परिवर्तित करने के लिए खरीदा गया था। सेंट पीटर चर्च को मदीना मस्जिद में बदल दिया गया। ब्रिक लेन मस्जिद एक पूर्व मेथोडिस्ट चर्च पर बनाई गई थी। न केवल इमारतें परिवर्तित होती है बल्कि लोग भी परिवर्तित हो रहे हैं। इस्लाम में धर्मांतरित होने वालों की संख्या दुगनी हो गई है, जिनमें लगभग आधे ब्रिटिश मुसलमान 25 वर्ष से कम आयु के हैं। नेशनल सेक्युलर सोसाइटी के निदेशक कीथ पोर्टियस वुड ने पिछले दिनों आगाह करते हुए कहा था कि अगले 20 वर्षों में चर्च जाने वालों की तुलना में मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 2001 के बाद से सभी संप्रदायों के 500 लंदन के चर्चों को निजी घरों में बदल दिया गया है। इस अवधि के दौरान ब्रिटिश मस्जिदों का प्रसार हो रहा है। 2012 और 2014 के बीच खुद को एंग्लिकन के रूप में पहचानने वाले ब्रिटेनियों का अनुपात 21% से गिरकर 17% आ गया है, यानी 1.7 मिलियन लोगों की कमी हुई है। जबकि प्रतिष्ठित नेट सेंस सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार मुसलमानों की संख्या में लगभग 1 मिलियन की वृद्धि हुई है। यानी जिस ब्रिटेन को कभी आधी दुनिया पर राज करने या उसके राज में सूरज ना डूबने के परिचय से जाना जाता था, आज उस ब्रिटेन के शहर सरिया अदालतों के अड्डे बन गए हैं। अगर अभी भी कोई कठोर फैसला ना लिया गया तो आगे आने वाले दिनों में ब्रिटेन क्या बनेगा, आप जानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।